पावर सेक्टर को लेके क्या स्थिति है? क्योंकि इस समय या एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर दोनों अगर हम देखें, पावर सेक्टर में टाटा पावर की आपने बात कर ही ली। इसी से मिलता एक सवाल है दीपक जी का कि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में लेना सही है या नहीं? उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके सामने वेरिएशंस, विविधताएँ आ जाती हैं कि भई वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है तो उसपे अलग असर होगा, अगर वो ओएनजीसी जैसी तेल उत्पादक कंपनी है तो उसपे असर अलग होगा, ऑयल इंडिया पे अलग होगा। अ, बाकी एनर्जी में अगर पावर प्रोड्यूसर है तो वो अलग असर होगा। देखिए, पावर सेक्टर में कह रहा हूँ और रिन्यूएबल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिन्यूएबल्स मोस्टली आपके ट्रेडिंग कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रैटेजिक में उसको नहीं डालिएगा, फॉर द रीज़न दैट ओवर कैपेसिटी बहुत बिल्ड हो रहा है, बहुत भीड़ है, इन्वेस्टमेंट बहुत जा रहा है वहाँ। पावर सेक्टर ना बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब जब से बाजार नहीं चला है तब से वो भी नहीं चला है और गिव अप नहीं कर रहा है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। तो पावर सेक्टर में मैं यही कहूँगा कि अब होप तो बना हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा अभी रिवर्सल बहुत क्लियर नहीं है। मुझे क्या लगता है, अब इसको कैसे देख सकते हैं, मे बी पावर सेक्टर का इंडेक्स देख लेते हैं, उससे तो आइडिया लग ही जाएगा ना हमको। तो पावर सेक्टर इंडेक्स पे व्यू बहुत क्लियर होता जा रहा है। ये 7100 के ऊपर में ना इसको क्लोज लेने दे दीजिए, और ये पावर सेक्टर आपका इंडेक्स फिर क्लियर मूवमेंट में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत कंसोलिडेट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो नॉर्मली मैंने ये जो शेप बनता देखा है, ये बहुत फॉर्मिडेबल डबल बॉटम का शेप होता है, तो ये बहुत बिल्कुल क्लियर टाटा है पावर कि जैसा नहीं लग रहा देखने में थोड़ा? जैसा टाटा टाटा पावर, पावर का चार्ट हमने देखा, ये काफ़ी हद तक वैसा ही दिख रहा है। ओके, सही बात है। तो टाटा पावर तो इसका मेजर कंपोनेंट होगा इसको डिफाइन करने के लिए, इस इंडेक्स को बिल्कुल। डिफाइन करने के लिए, जी। वैसा ही लग रहा है। तो पावर सेक्टर इस समय ये है कि आप अब ये बहुत आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करें या ना करें, लेकिन इतना है कि पावर सेक्टर में ये एबिलिटी है कि सब अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करें। तो बाकी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसको अप्लाई करिए। जी। और एनर्जी में जो बाकी वो तेल गैस वाले हैं उनका क्या करें? देखिए, तेल गैस वाले तो सब अलग अलग चाल चलेंगे ना, अब उनकी मजबूरी आप समझे। तो मान लीजिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो बेचारे को अभी ऐसे ही जान निकली रहेगी, है ना, बेचेंगे उसका मार्जिन चला जाएगा। अब जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके लिए है कि भाई अभी तो महंगा तेल बेचेंगे, लेकिन डर ये लगता है कि कब किधर से सरकार किस पे विंडफॉल गेन टैक्स लगा दे, उधर में अपस्ट्रीम पे लगा दे, तेल नीचे जाए प्राइस तो डाउनस्ट्रीम कंपनीज पे लगा दे। ये बड़ा रिस्क रहता है और इनका प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे स्क्वीज हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कमाने के लिए इनका डिविडेंड है और विंडफॉल टैक्स ये सब लगाते रहते हैं। उस रिस्क को अगर आप अभी निकाल दें तो हाई ऑयल प्राइसेस में अपस्ट्रीम कंपनीज और लो ऑयल प्राइसेस में डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो अगर आप ये मानते हैं कि 119 पे अगर ब्रेंट टॉप हो गया, फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऐसा होता है, आप जब रशिया यूक्रेन का भी देखेंगे तो उस समय डबल टॉप के आसपास बना है और उसके बाद करेक्शन शुरू हुआ। यहाँ पे भी डबल टॉप बना है ब्रेंट क्रूड में, नहीं टूटेगा डबल टॉप उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो टूट भी सकता है। लेकिन डबल टॉप को अगर मान के चलते हैं तो यहाँ से फिर क्रूड क्या होना चाहिए, सेटल होना चाहिए नीचे 100 के नीचे। तो फिर 100 95 ये सब रेंज में अगर शुरू सेटल होता है तो यहाँ से तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेटर ही होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड 120 पे टॉप आउट होकर फिर धीरे धीरे 95, धीरे धीरे 85, एक साल के बाद 70 या ऐसा कुछ अगर एक्सपेक्टेशन है, तो उस केस में आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेनिफिट करेंगी। तो ये जैसा बिहेवियर होगा ऑयल प्राइस का वैसा, तो करंट सिचुएशन में अपस्ट्रीम कंपनीज फायदा करनी चाहिए, और ऑयल प्राइस जब रिवर्स होता है नीचे तो फिर मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होगा।